बच्चों ये डिफ्रेंशिएशन का सबसे लास्ट लेक्चर है, और पिछले लेक्चर में जाते जाते मैंने आपको कुछ होमवर्क्स दिए थे, लेकिन वो करने से पहले हम थोड़ा सा साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये फिजिक्स में बहुत यूज़ होता है। 11th की बात करें तो वेव्स एंड ऑसिलेशन में, और 12th की बात करें तो ऑल्टरनेटिंग करंट में, वेव ऑप्टिक्स में, और भी बहुत सारे चैप्टर्स में इसका खूब यूज़ होता है, ठीक है बच्चों। चलिए, आप जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और कोई भी एंगल हम हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ही मेजर करते हैं, इसी को हम रेफरेंस लाइन लेते हैं, है ना बच्चों। अगर स्पेसिफाई ना किया जाए क्वेश्चन में कि आपको एंगल किस एक्सिस से मेजर करना है, तो जनरली हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ही एंगल को मेजर करते हैं, ठीक है। तो चलिए, मान लें कि एक लाइन है और वो इसी के डायरेक्शन में है ना बच्चों। तो मैंने अगर आपसे पूछा कि इसके साथ, इस एक्सिस के साथ इसने कितना एंगल सबटेंड किया है, तो ऑब्वियसली 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। चलिए, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 0 डिग्री, मतलब लाइन अगर यहाँ रहेगा तो एंगल 0 डिग्री, लाइन यहाँ पहुँचा तो 90 डिग्री, है ना बच्चों, 90 डिग्री। लेकिन बच्चों मैंने आपसे कहा था कि 11th और 12th में डिग्री से कहीं ज़्यादा एंगल के लिए हम रेडियन यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर 0 डिग्री की बात की जाए तो ये 0 रेडियन ही होगा, मतलब ऊपर डिग्री नीचे रेडियन। और अगर 90 डिग्री की बात की जाए तो ये π/2 रेडियन होगा। अब ये कैसे होगा, ये हमने ट्रिगोनोमेट्री का अपने सबसे फर्स्ट लेक्चर में देखा है, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके देख लें। क्लियर है। चलिए, अच्छा एक बात और बता दूं, यहाँ रेडियन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड होता है। अगर एंगल के बगल में कोई यूनिट आपको ना दिखे तो अंडरस्टूड होता है कि ये एंगल रेडियन में है। जैसे मान लो बच्चों कहीं आपको सिर्फ मिल रहा है sin 3 ऐसा लिखा हुआ है, तो आप बताएं तो ये 3 रेडियन में है कि डिग्री में है, तो ये रेडियन में होगा। अगर डिग्री होता तो यहाँ लिख देता। बात समझ रहे हैं। तो हर जगह π/2 रेडियन लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ π/2 लिख देंगे, लोग समझ जाएंगे कि ये एंगल आपने रेडियन में लिया है। इज इट क्लियर। चलिए, ये लाइन यहाँ पहुँचा 90 डिग्री, π/2 रेडियन यहाँ पहुँचा, मतलब आप इसमें 90 और ऐड कर दें, तो 90 और ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 180 डिग्री। और बच्चों इसमें π/2 और ऐड कर दें, तो इसमें π/2 ऐड करेंगे तो 2π/2 हो जाएगा। अरे यार, π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, 5π/2, ऐसा ही आगे बढ़ेंगे, है ना बच्चों। और अगर हम डिग्री की बात करें तो 90, फिर उसमें 90 ऐड करेंगे, फिर उसमें 90 ऐड करेंगे, फिर उसमें 90 ऐड करेंगे। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पहुँचे तो π/2, यहाँ पहुँचे 2π/2, तो 2π/2 का मतलब पाई हो जाएगा, नीचे वाला 2 और ऊपर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। और ये याद रखना होता है हम लोगों को, 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 270 डिग्री, 90 आप इसमें ऐड करेंगे तो 270 डिग्री, और बच्चों 2π/2 में π/2 फिर ऐड करें तो 3π/2 आएगा, तो ये हो जाता है आपका 3π/2। सही है। वापस आप वहीं पहुँच गए जहाँ से आप चले थे, आपने एक चक्कर कंप्लीट कर लिया, तो आपने कितना एंगल सबटेंड किया टोटल, तो आप इसमें 90 डिग्री ऐड करें तो 270 + 90 360 हो जाएगा। और अगर रेडियन की बात करें तो 3π/2 में फिर π/2 ऐड करें तो 4π/2 हो जाता है। 3π/2 के बाद 4π/2, 4π/2 का मतलब हो गया 2π। जाहिर सी बात है, अगर पाई का मतलब 180 का मतलब पाई, तो 360 का मतलब 2π। इज इट क्लियर। चलिए, अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप इसमें फिर 90 ऐड करेंगे, तो 360 + 90 जो होता है 450 डिग्री होता है। और इसमें आप एक बार फिर से π/2 ऐड करें, ठीक है, तो ये था आपका 4π/2, है ना बच्चों। 4π/2 में π/2 ऐड करेंगे तो 5π/2 आएगा। इसका मतलब 450 का मतलब होता है 5π/2। ठीक है बच्चों, और आगे बढ़े, जल्दी जल्दी करें। 90 इसमें ऐड करेंगे तो 540 डिग्री, और इसमें π/2 ऐड करेंगे, 5π/2 में π/2 ऐड करेंगे तो 5 के बाद 6 आएगा, 6π/2, और 6π/2 का मतलब होता है आपका 3π। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और 90 ऐड करें तो ये बनता है आपका 630 डिग्री, और इसमें 6π/2 था ना, ये 6π/2 ही 3π बना था, तो इसमें आप π/2 फिर ऐड करें तो ये बन जाता है आपका 7π/2। बात समझ आ रही है। चलिए, अब आपने दूसरा चक्कर कंप्लीट कर लिया है, तो आप इसमें 90 और ऐड करें तो 720 डिग्री, और ये बन जाएगा 8π/2। 7π/2 + π/2 8π/2, और 8π/2 का मतलब हो जाता है आपका 4π, एंड सो ऑन। हम आगे भी बढ़ते जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, हमने ये भी देखा था कि अगर हम इधर घूमते हैं तो एंगल को पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन इधर घूमते हैं तो एंगल को नेगेटिव लेते हैं। तो बच्चों, अगर हम यहाँ पहुँचे तो आप बताएं कि हम एंगल कितना लिखेंगे, -90 डिग्री। अरे भाई, हम इधर जाएंगे तो नेगेटिव में लेंगे ना, तो ये हुआ -90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे -90 डिग्री भी आएगा।
अब बात समझ रहे हैं? -90 डिग्री का मतलब हुआ बच्चों मेरे -π/-π/2। सही है। चलिए यहाँ पहुँचे आप, तो जब यहाँ पहुँचेंगे तो -180 डिग्री, तो यानी कि ये प्लस माइनस दोनों 180 डिग्री के लिए आप इस वाले एक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी +-π हो जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए और आगे बढ़े। ठीक है, तो आपने 270 डिग्री एंगल सबटेंड किया है, ये टोटल 270 डिग्री है, लेकिन चूंकि आप ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो एंगल को हम नेगेटिव लेते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? -270 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि -3π/2। कुछ बात समझ रहे हैं आप? इस तरीके से आपने एक चक्कर कंप्लीट कर लिया, तो एक चक्कर कंप्लीट कर लिया तो ये 2π रहा नेगेटिव में बच्चों, नेगेटिव में 2π, यानी कि ये जो आपने 2π लिखा था ना, ये जो आपने 2π लिखा था, ये प्लस माइनस दोनों में ले सकते हैं। तो जनरली 2π भी प्लस माइनस में होता है, 4π भी प्लस माइनस में होता है ना। ठीक उसी तरीके से हम ये 360 के सामने भी प्लस माइनस लगा सकते हैं। अगर हम इधर से घूम के आते हैं तो ये +360 डिग्री होता है, और इधर से घूम के आते हैं तो ये -360 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे इस वाले एक्सेस पे साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, एंड कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि साइन 0 की है ना बच्चों, 0 डिग्री है ये, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? तो 0। साइन 360 की वैल्यू कितनी होगी? तो 0। साइन 720 की वैल्यू कितनी होगी? तो 0। ठीक उसी तरीके से अगर कोई आपसे पूछे कि कॉस है ना, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? तो 1। कॉस 360 की वैल्यू कितनी होगी? तो 1। कॉस 720 की वैल्यू कितनी होगी? तो 1। बात समझ आई? चलिए, और यहाँ पे भी आप जानते ही होंगे, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू होती है, यहाँ इस वाले एक्सेस पे साइन थीटा की वैल्यू होती है 1, एंड कॉस थीटा की वैल्यू हो जाती है 0। यानी कोई अगर आपसे पूछे कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी? तो 1। साइन 450 की वैल्यू कितनी? तो 1। साइन -270 की वैल्यू कितनी? तो 1 ही होगा बच्चों। सुन रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया। अगर आपसे किसी ने पूछा कि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी ये 90 डिग्री है ना, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? अरे एंगल 90 डिग्री है ना, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी? 0। ये तो हम जानते ही हैं। कॉस 450 की वैल्यू कितनी होगी? तो 0। और कॉस -270 की वैल्यू कितनी होगी? तो 0। और एक बात आप और याद रखेंगे, जो भी आंसर यहाँ पे होता है ना उसका नेगेटिव होता है यहाँ पे। यानी यहाँ पे अगर साइन मतलब यहाँ पे साइन थीटा 0 है तो यहाँ पे साइन थीटा -0। अब -0 एग्जिस्ट नहीं करता है, वो 0 ही होता है। तो बच्चों मेरे यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी -1। मैंने क्या कहा? जो आंसर यहाँ होता है उसका नेगेटिव होता है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू 1 थी, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे -1 हो जाएगी। ठीक है, ऊपर में जो वैल्यूज होती हैं उसका नेगेटिव होता है नीचे वाले के पास। ठीक है, तो बच्चों बताओ जल्दी, साइन थीटा यहाँ इस वाले एक्सिस पे कितना था? 1 था, तो इस वाले एक्सिस पे होगा साइन थीटा -1, है ना। और बच्चों कॉस थीटा 0 था, तो यहाँ पे भी कॉस थीटा 0 ही हो जाएगा, क्योंकि -0 का क्या मतलब है ना। अब इन वैल्यूज़ को ध्यान में रख के चलिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, है ना। अच्छा बच्चों, अब वो यार क्या है कि कुछ बेसिक चीज़ें तो आपको इसमें याद रखनी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है आप इसको देख के घबराएं नहीं कि लग रहा है कि ये सब हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आप बस एक चक्कर के लिए ही याद रखें, बहुत है। एक चक्कर का मतलब हुआ 360 तक के लिए। अब बात समझ रहे हैं? तो आपको याद ये रखना है ना कि यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है और कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो ये तो हमको याद ही है कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और आपको ये वाला याद रखना है। बाकी इन दोनों को याद रखने के लिए आप ये याद रखें कि आमने सामने जो आंसर्स होती हैं वो नेगेटिव हो जाती हैं। जो भी आंसर यहाँ होगा उसका नेगेटिव यहाँ होगा, जो यहाँ होगा उसका नेगेटिव यहाँ होगा। बात समझ आई? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जल्दी बताएं यहाँ पे ठीक है 0 पे 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, यानी थीटा की जगह पे हम 0 ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम साइन x का ग्राफ बना रहे हैं, तो बताएं कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी? तो 0 ही होती है, यानी ग्राफ यहीं पे होगा। ठीक है बच्चों, साइन π/2 की वैल्यू कितनी होगी? π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है बच्चों, ध्यान से देखें। साइन π/2 की वैल्यू कितनी होगी? तो 1 होती है ना। अरे साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब हुआ कि वैल्यू जाएगी यहाँ पे, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना बच्चों। ये जो लाइन मैंने खींचा है ये 1 यूनिट ऊपर खींचा है मैंने। ठीक है, अब बताएं साइन पाई की वैल्यू कितनी होगी? तो 0 होगी। आप पाई को यहाँ रखेंगे तो 0 आएगा।
तो 0 होगी, यानी कि यहाँ पे साइन 3π/2, 3π/2 बच्चों यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है ना, तो -1 का मतलब हुआ कि ग्राफ पहुँचा यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इज इट क्लियर? अच्छा अब बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। 2 पाइप है तो 2 पाइप यहाँ पे ना, यहाँ पे साइन की वैल्यू होती है 0, तो एक बार फिर से 0। अब बताएं 5π/2, 5π/2 यहाँ पहुँचा, साइन की वैल्यू होती है 1, तो ये 1 लिखा मैंने, है ना बच्चों। 5π/2 पे साइन की वैल्यू 1 होती है, वेरी गुड। यहाँ पे बताएं ये अब कहाँ पहुँचे हम, 3π ना, 3π बच्चों यहाँ है, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये पहुँचे हम 0 पे, ठीक है। 7π/2 कहाँ है, तो यहाँ है, यहाँ पे साइन की वैल्यू होती है -1, तो हम पहुँचे बच्चों मेरे यहाँ -1 पे, ठीक है। और 4π यहाँ है ना, और 4π पे साइन की वैल्यू कितनी होती है, तो 0 होती है, तो हम यहाँ पे पहुँचे। चलिए हम पीछे चलते हैं, ठीक है। तो -π/2, तो -π/2 बच्चों यहाँ है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू होती है -1, तो -π/2 पे साइन की वैल्यू हो जाएगी -1। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं -π, इधर पहुँचे तो -π, अरे हम कर क्या रहे हैं, π/2 आगे चलते जा रहे हैं, आप सब में π/2 ऐड करते जाएंगे तो ये सब मिलते जाएगा, और π/2 पीछे चलते जा रहे हैं, तो -π/2 से जब हम -π पे पहुँचे तो -π बच्चों यहाँ है ना, -π यहाँ है, और यहाँ पे साइन की वैल्यू होती है 0, तो हमने यहाँ लगा लिया मार्क, ठीक है, 0 पे मार्क लगा लिया, ठीक है। अब बताएं -3π/2, तो -3π/2 यहाँ है, यहाँ पे साइन की वैल्यू होती है 1, तो 1 तो बच्चों कुछ यहाँ होगा ना, और उसके बाद जब आप -2π पे पहुँच रहे हैं तो -2π तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू हो जाती है 0, यानी कि यहाँ पे। बात समझ आई? अब हम इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे, है ना, तो बच्चों को कुछ इस तरीके से मिलता है, ऐसे जाके, ठीक है, ऐसे जाके, है ना, ऐसे जाके, ऐसे, फिर यहाँ शार्प कॉर्नर नहीं आएगा बच्चों, मैं बाद में इसको सुधार दूंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके मैं सारे पॉइंट्स को मिलाते जा रहा हूँ, जो पॉइंट्स मैंने ड्रॉ किए थे उनको मैं मिलाते जा रहा हूँ, है ना बच्चों, कुछ इस तरीके से आएगा ये। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? कुछ इस तरीके से। इज इट क्लियर? ऐसे ऐसे सांप टाइप का ऐसे ऐसे करके आएगा, ठीक है। चलिए इसको हम पीछे की तरफ भी लेके जाते हैं, ऐसे करके जाएगा ये, है ना। तो जैसा ग्राफ ऐसे इधर बनता है वैसा ही ग्राफ इधर भी बनता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अब ये जो ग्राफ है ना बच्चों, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन थीटा का या साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, ये आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? ये आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे बच्चों? तो यहाँ 0 से शुरू होता है, 90 डिग्री पे मुड़ता है ऐसे, ठीक है। और एक और बात बच्चों, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये वाला जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला सेक्शन, ठीक है। अब इसके बाद ये फिर रिपीट होगा। अगर हम इसको यहाँ से कॉपी करके ले आके यहाँ पेस्ट कर दे तो यही मिलेगा ना फिर हमको। देखा आपने, ये और फिर ये, ठीक है। यानी इससे ये भी क्लियर हो गया कि 2π के बाद जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो खुद की वैल्यू को रिपीट करती हैं। बात समझ रहे हैं? और होना भी चाहिए, क्योंकि 2π का मतलब 360 होता है, 360 का मतलब एक चक्कर उसने कंप्लीट कर लिया, तो एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद चीज़ें खुद को रिपीट ही तो करेंगी ना। अब बात समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, तो ऐसा ग्राफ बनता है। अब ध्यान से देखें, हम बात करेंगे y = cos x की, ठीक है। तो बताएं यहाँ पे ये कौन सी जगह है? 0 है, ठीक है। x = 0 है, तो बताएं 0 पे cos की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। यानी बच्चों अभी हम यहाँ नहीं है, इसको मुझे नहीं ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। 0 पे हम यहाँ पे हैं, 1 पे हैं। क्लियर है बच्चों? 1 पे हैं। अब बताएं π/2, तो π/2 तो यहाँ है ना, यहाँ पे cos की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। अब हम पहुँचे हैं 0 पे, π/2 पे हम हैं यहाँ 0 पे, ठीक है। पाई पे चलें तो बताएं cos की वैल्यू कितनी होती है? -1, यानी कि हम पहुँचे यहाँ पे। 3π/2 पे बताएं cos की वैल्यू कितनी होती है? 0। 2π पे बताएं cos की वैल्यू कितनी होती है? 1। दिख रहा है आपको? 2π पे cos की वैल्यू 1 है ना बच्चों, 1, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है,
1 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला पॉइंट, और ऑब्वियसली ये वाला जो पॉइंट होगा वो -1 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5π/2 वहाँ दिख रहा है, 5π/2 वहाँ पे कॉस की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, तो आप यहाँ लगा लें। आप आगे बढ़ें 3π पे बताएं, तो 3π पे कॉस की वैल्यू -1 होती है ना बच्चों, तो -1 तो यहाँ आएगा ना, ठीक है। चलिए 7π/2 पे बताएं, तो 7π/2 पे कॉस की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पहुँचे हम। 4π पे बताएं, तो 4π पे कॉस की वैल्यू 1 होती है, तो हम पहुँचे यहाँ पे। अब हम थोड़ा जल्दी से पीछे चलते हैं। -π/2 हमको यहाँ मिलता है, कॉस की वैल्यू 0 है, तो -π/2 पे कॉस की वैल्यू 0। -π बच्चों यहाँ पे है ना, तो कॉस की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी -1, ठीक है, तो यानी कि यहाँ, ठीक है बच्चों, -1। अच्छा और बताएं, और आगे बढ़े जल्दी से। -3π/2 वहाँ दिख रहा है, वहाँ पे कॉस की वैल्यू होती है 0, यानी हम यहाँ पहुँचे। और उसके बाद -2π यहाँ है, यहाँ पे कॉस की वैल्यू होती है 1, तो हम पहुँचे यहाँ पे, ठीक है। अब हम इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे, इसको ऐसे करके हम मिलाएंगे, तो ये भी ऐसे सांप टाइप का ही बनेगा, लेकिन थोड़ा सा बस ओरिएंटेशन इसका अलग रहेगा, है ना बच्चों। ड्रॉ करें क्या? तो ये देखिए कैसे ड्रॉ होता है। ठीक है, ये भी उसी टाइप का बनता है, लेकिन बस अंतर इतना होता है ना। अच्छा पीछे भी बढ़ जाएं, तो पीछे बढ़ेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। ऐसे। इज इट क्लियर? जितने भी पॉइंट्स मैंने ड्रॉ किए थे आपको याद होगा, तो मैंने उन्हीं सारे पॉइंट्स को मिलाया है। समझ रहे हैं आप? तो आपको क्या याद रखना है बच्चों, कि साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, ग्राफ दोनों का जो होता है ना, वैसे सांप टाइप का ही बनता है। लेकिन साइन थीटा का जो ग्राफ होता है वो 0 से शुरू होता है, लेकिन कॉस थीटा का जो ग्राफ होता है वो 1 से शुरू होता है, ठीक है। साइन थीटा का 0 से शुरू होकर ऐसे जाता है, और कॉस थीटा का 1 से शुरू होकर ऐसे जाता है। और इसमें भी आप देखेंगे तो 2π पे जो ये कर्व होगा वो खुद को रिपीट कर रहा होगा। ये देखें ध्यान से, 2π, तो ध्यान से देखें, ये वाला जो सेक्शन है ये आपको नहीं लग रहा फिर से रिपीट हो रहा है? अगर हम इतने को काट के इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते तो यही वाला मिलेगा ना, ठीक है। तो 2π पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस खुद को रिपीट करने लगती हैं, क्योंकि वो एक चक्कर कंप्लीट कर लेती हैं। इज इट क्लियर? तो ये याद रखोगे, बहुत यूज होगा, ये आपको याद हो ही जाएगा, आप टेंशन ना लें, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े हम। बच्चों यहाँ पे एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, y = sin x, और आपसे इस कर्व का स्लोप पूछता है, x = 0 पे, π/3 पे, π/2 पे एंड पाई पे, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किसी भी कर्व का स्लोप अगर आपको निकालना है ना बच्चों, स्लोप जिसको हम m से डिनोट करते हैं, वो निकालने के लिए आपको करना होता है dy/dx। देखा था हम लोगों ने, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व = dy/dx। इज इट क्लियर? यानी कि आप इस चीज़ को डिफरेंशिएट करें, आप dy/dx निकालें। तो बच्चों जल्दी से बताएं dy/dx कितना होगा। अगर आपको y = sin x दिया है तो dy/dx = cos x ही तो होगा, यानी हमको स्लोप पता चल चुका है, वो cos x है। तो बच्चों आपको स्लोप कब चाहिए, जल्दी बताएं। तो आपको स्लोप चाहिए 0 पे, है ना। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है ना। cos 0 की वैल्यू 1 होती है। चलिए पहला पार्ट सॉल्व हुआ। दूसरा पार्ट, आपको स्लोप चाहिए π/3 पे, π/3 का मतलब 60 डिग्री, है ना बच्चों। तो अगर हम cos π/3 निकालें, x की जगह पे आपको π/3 रखना पड़ेगा, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका 1/2, सही है। तीसरा, आपको स्लोप चाहिए π/2 पे, कहाँ चाहिए? π/2 पे, तो आप लिखे cos π/2, ठीक है बच्चों। अगर आपको स्लोप π/2 पे चाहिए तो x की जगह पे आप π/2 रखेंगे। हम जानते हैं π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये रहा आपका 0, ठीक है। चलिए 4th नंबर, आपको स्लोप चाहिए पाई पे, है ना, और cos पाई की वैल्यू। अब बच्चों cos 180 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू हमको पता है 1 होती है, तो 180 की वैल्यू -1 हो जाएगी। देखा था हम लोगों ने आमने सामने, ऑपोजिट हो जाता है आंसर, -1, ठीक है, सही है। अब एक काम करते हैं, हम थोड़ा इसका ग्राफ बना के, मतलब इस कर्व को ड्रॉ करके, और देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि ये जो स्लोप्स हमने निकाले हैं अलग अलग पॉइंट्स पे, वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो बच्चों अभी अभी हमने देखा था
कि अगर हम y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करें ना बच्चों, तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। अभी देखा था हम लोगों ने, कुछ इस तरीके से आता है। क्या बच्चों बताओ, जल्दी याद आया? जिसमें से ये जो सबसे अपर वैल्यू होती है वो 1 होती है, और ये जो सबसे लोअर वैल्यू होती है वो -1 होती है ना। और ये और इधर भी जाता है और आगे बढ़ता है, एकदम इनफाइनाइट पे जाएगा, और ये पीछे भी इनफाइनाइट पे जाएगा। तो देखो बच्चों, इससे एक चीज़ क्लियर है कि हम x की जगह पे कुछ भी रख दें, है ना बच्चों, कभी भी sin x की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं आएगी और -1 से कम नहीं आएगी। और ये चीज़ cos x के साथ भी वैलिड है। अगर हम cos का भी ग्राफ बनाएं तो cos का यहाँ से शुरू होता है और क्या, लेकिन ये ऊपर वाला और नीचे वाला तो 1 और -1 ही होता है ना। तो इससे प्रूफ होता है कि साइन थीटा बोले चाहे x बोले, ठीक है, साइन थीटा और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी जल्दी हम थोड़ा सा इन पॉइंट्स को ढूंढते हैं कि जीरो कहाँ है। x इज इक्वल टू 0 कहाँ है बच्चों? यहाँ पे है, सही है। अच्छा अब बताएं, x इज इक्वल टू π/3। π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, है ना। और बच्चों हम जानते हैं कि ये है हमारा 90 डिग्री। अरे ये π/2 होता है, 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है साइन की वैल्यू, यही से तो मुड़ता है। तो ये है π/2। तो बच्चों 90 से तो कम ही होगा ना, 60 डिग्री 90 से तो कम ही होगा। तो चलो मान लेते हैं कि कुछ यहाँ पे है, ये है हमारा π/3। तो π/3 पे अगर आप कर्व को ढूंढेंगे तो वो कर्व आपको कुछ यहाँ पे मिलेगा बच्चों, वो कर्व आपको कुछ यहाँ पे मिलेगा। ये आपका इस तरीके से है, ठीक है। अच्छा अब कौन सी जगह है भाई? π/2 हो गया, π/3 हो गया, 0 हो गया। अब पाई ढूंढना है, तो पाई तो यहाँ होता है बच्चों, देखा था हम लोगों ने। ये π/2, ये पाई, 3π/2, 2π, है ना बच्चों, 5π/2, फिर से π2π, 3π, कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं स्लोप। तो बच्चों अगर हमको यहाँ पे स्लोप चाहिए, यहाँ पे स्लोप चाहिए, तो हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो टेंजेंट ड्रॉ करें कुछ इस तरीके से। यहाँ पे स्लोप चाहिए तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे स्लोप चाहिए तो टेंजेंट ड्रॉ करें, और यहाँ पे स्लोप चाहिए तो आप टेंजेंट ड्रॉ करें। तो बच्चों देखो बहुत सारी चीज़ें हमने एनालाइज कर ली, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमने एनालाइज कर ली, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे और यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, दिख रहा है आपको, है ना। मैंने कैसे कहा था कि हम पता करेंगे कि स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो आप देख लेंगे कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, है ना, अगर 90 डिग्री से कम एंगल बन रहा है तो स्लोप पॉजिटिव है। तो एक काम करें, आप इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं बच्चों, इसको पीछे की तरफ बढ़ाइए, इसको पीछे की तरफ। ये वाला जो एंगल है 90 से कम है, इसका मतलब ये स्लोप पॉजिटिव है। अच्छा ये वाला जो एंगल लग रहा है ये भी 90 से कम है, स्लोप पॉजिटिव है। तो क्या आया है स्लोप पॉजिटिव 0 पे और π/3 पे? तो जी हाँ, पॉजिटिव और पॉजिटिव आया है। अच्छा एक चीज़ और एनालाइज किया हमने, यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है और यहाँ पे स्लोप कम है, देख रहे हैं, स्लोप ज़्यादा है ना, ढलान बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ढलान कम है। तो सही बात है, 0 पे स्लोप 1 है और π/3 पे स्लोप 1/2 है, कम तो है ही, सही है। अच्छा यहाँ पे स्लोप 0, बच्चों जब आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो स्लोप 0 आएगा ना, और सही बात है, आप जब π/2 पे स्लोप देखेंगे तो 0 है। अच्छा एक और चीज़ है, यहाँ पे जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। ये देखें, ये वाला जो एंगल है, हमेशा ये वाला एंगल देखा जाता है पॉजिटिव या नेगेटिव होने के लिए। तो ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री से बड़ा है ना, लाइन ऐसे झुका हुआ है, ऐसे। और मैंने कहा है कि आप इसको याद रखेंगे, ऐसे झुका रहे तो पॉजिटिव स्लोप, ऐसे झुका रहे तो नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप आना चाहिए, और देखें नेगेटिव आया भी है। और एक और बात है, जितना स्लोप यहाँ पे होगा उतना ही स्लोप यहाँ, अब भले मैंने ड्रॉ किया है तो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा, है ना बच्चों। जितना स्लोप यहाँ होता है ना उतना ही स्लोप यहाँ भी होता है, ढलान दोनों एकदम सेम होता है। बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए देखें यहाँ पे अगर +1 आया है तो यहाँ पे -1 आया है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हमने साइन एक्स का स्लोप निकाल लिया, ठीक है। आगे बढ़े फिर बच्चों, यहाँ भी एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, y = 3x + 4, और आपसे उसका स्लोप पूछता है, x = -3 पे, 0 पे एंड 3 पे। तो देखते हैं, अभी हमने देखा कि स्लोप का मतलब होता है, स्लोप जिसको हम m से डिनोट करते हैं, उसका मतलब होता है dy/dx। आप इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो बच्चों डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और 4 का डिफ्रेंशिएशन 0। इसका मतलब बच्चों जो स्लोप है ना वो एक कांस्टेंट आया है, स्लोप वेरी नहीं कर रहा है। अब बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आप x = 3 पे, -3 पे देखें, x = 0 पे देखें, चाहे x = 3 पे देखें, हर जगह स्लोप 3 ही होगा।
पॉजिटिव स्लोप होगा और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 3 होगा। ऐसा क्यों होगा हम देखते हैं। बच्चों आप उसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना, आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर ले। एक काम करते हैं, हम ना x की जगह पे 0 डाल देते हैं, है ना बच्चों। तो x की जगह पे 0 का मतलब हुआ कि हम इस एक्सिस की बात करने लगे। y एक्सिस पे ही ना x की वैल्यू 0 होती है, तो x की जगह पे अगर आप 0 डालेंगे तो y = 4 मिल गया, यानी x की जगह पे 0 तो y = 4। तो ये कुछ आया, यानी कि जो भी कर्व होगा वो y एक्सिस को यहाँ कट करेगा, सही है। अच्छा उसके बाद देखें बच्चों, आप y की जगह पे 0 डाल दें, तो y की जगह पे 0 डालेंगे तो -4/3 मिल रहा है आपको। अरे -4 नीचे जाएगा तो y 0 और x -4/3, मतलब y में आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ x में जाना है आपको -4/3। तो बच्चों -4/3 कहीं इधर होगा, 1 से थोड़ा बड़ा होगा ये। अब बात समझ रहे हैं। तो अच्छा, और इसका ग्राफ बनता कैसा है, स्ट्रेट लाइन ना बच्चों, ये लीनियर इक्वेशन है। तो ये स्ट्रेट लाइन का मतलब हुआ कि आप इसको इस तरीके से मिला लें। आप बताएं कि x = -3 बच्चों, हमको कहीं कुछ यहाँ मिलेगा, यही इधर ही मिलेगा, यहाँ मिलेगा -3, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लोप है, अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो बच्चों टेंजेंट भी इसी लाइन पे आएगा। अब बात समझ रहे हैं। अच्छा x = 0, तो x = 0 पे ये रहा, इसको और ऊपर की तरफ बढ़ा लें, सही है। x = 0 का मतलब हुआ कि हम यहाँ की बात कर रहे हैं। अरे भाई x = 0 पे कर्व यही है ना, आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें, और चाहे x = 3, मान लें कि x = 3 यहाँ पे है, ठीक है बच्चों, हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है। आपको क्या लग रहा है, जितना ढलान यहाँ है क्या उतना ही ढलान यहाँ नहीं है, क्या उतना ही ढलान यहाँ नहीं है। अब बात समझ रहे हैं। यहाँ जो स्लोप है वो वेरिएबल थोड़े है, जितनी मुश्किल आपको यहाँ चलने में होगी उतनी ही मुश्किल यहाँ भी होगी, उतनी ही मुश्किल आपको यहाँ भी होगी। बात समझ आई। इसका मतलब है कि स्लोप जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है। x की जगह पे आप कुछ भी रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्लोप कांस्टेंट आएगा। और पॉजिटिव स्लोप आपको दिख ही रहा होगा, लाइन ऐसे झुका हुआ है, ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि स्लोप एट -3। अच्छा बच्चों हम ऐसे भी दिखा सकते हैं ना कि यहाँ x का पावर 0 छुपा हुआ है। बात समझ रहे, तो x की जगह पे आप कुछ भी रख लें, है ना, इसका आंसर तो 1 ही मिलेगा ना, यानी ओवरऑल आंसर आपको 3 ही मिलेगा। तो स्लोप एट x = -3 भी 3 होगा, स्लोप एट x = 0 भी 3 होगा, एंड स्लोप एट x = 3 भी आपका 3 होगा। हर जगह आपका स्लोप जो है वो सेम है। इज इट क्लियर। आगे बढ़े फिर बच्चों, हम जानते हैं कि अगर हम किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनाएं, जैसे y = ax² + bx + c का, तो या तो वो ऐसे बनता है, नहीं तो वो ऐसे बनता है। a पॉजिटिव हो तो अपवर्ड पैराबोला, नेगेटिव हो तो डाउनवर्ड पैराबोला। अगर हम y = sin x का ग्राफ बनाएं तो वो कुछ इस तरीके से बनता है ना बच्चों, ऐसे बनता है। y = cos x का ग्राफ अगर हम बनाएं तो वो यहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, इस तरीके से। तो बच्चों इसमें आपने एक खास बात नोटिस की होगी कि ये ग्राफ जो है ना वो कहीं से मुड़ जरूर रही हैं। जैसे यहाँ पे ग्राफ बस एक ही जगह मुड़ता है, यहाँ से, है ना बच्चों, और जहाँ से ग्राफ मुड़ता है वहाँ x की वैल्यू होती है -b/2 है और y की वैल्यू होती है -d/4 है। क्लियर है। चलिए यहाँ भी ग्राफ बस एक ही जगह मुड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे ग्राफ तो अगर हम बात करें तो इनफाइनाइट टाइम्स मुड़ता है। देखो यहाँ भी मुड़ रहा है, यहाँ भी मुड़ रहा है, यहाँ भी मुड़ रहा है, यहाँ भी मुड़ रहा है। इज इट क्लियर। इसमें भी इनफाइनाइट टाइम्स मुड़ रही हैं। तो बच्चों ग्राफ अपने नेचर के हिसाब से मुड़ती हैं। कुछ ग्राफ्स मुड़ती हैं, कुछ ग्राफ्स नहीं भी मुड़ती हैं। जैसे अगर हम स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाए तो वो कहाँ मुड़ता है, वो तो बस एक स्ट्रेट लाइन होता है, कहीं से भी नहीं मुड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी ग्राफ्स होती हैं जो नहीं मुड़ती हैं, लेकिन बहुत सारी ग्राफ्स मुड़ती भी हैं, है ना बच्चों। तो ये जो अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं मैक्सिमा और मिनिमा, ये मुड़ने वाले ग्राफ्स के लिए है। वो ग्राफ जो मुड़ती हैं उनके लिए है। तो इसीलिए मैंने एक रैंडम टाइप का ग्राफ बनाया है ना, ये किसी स्पेशल फंक्शन का नहीं है, इसीलिए मैंने y = सिंपल fx लिख दिया है। अब होगा कुछ fx, हमको नहीं पता है क्या है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ग्राफ कुछ जगह पे मुड़ी है और 5 जगहों पे मुड़ी है, A, B, C, D एंड E। क्लियर है। तो ग्राफ जहाँ मुड़ती है ना बच्चों, उनमें से किसी पॉइंट को हम मैक्सिमा कहते हैं तो किसी को मिनिमा कहते हैं। यानी इन 5 पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स मैक्सिमा के पॉइंट्स हैं और कुछ पॉइंट मिनिमा के पॉइंट्स हैं। अब आपको देख के बताना है, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं कि आप सोच के बताएं कि ABCDE में से कौन कौन मैक्सिमा वाले पॉइंट हैं और कौन कौन मिनिमा वाले पॉइंट हैं। और मैं जानता हूं कि आप बड़ी आसानी से सोच लेंगे, ठीक है। चलिए
मेरे ख्याल से अब तक आपने सोच लिया होगा। तो बच्चों अगर आपने ये सोचा है कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है ना बच्चों, ऐसे ऊपर जाके नीचे आ रहा है ना, ऐसे ये वाला पॉइंट, अगर हम वेव्स की बात करें तो इनको क्रेस्ट कहा जाता है। अरे आपको याद होगा ना बच्चों, इसको क्रेस्ट कहते थे, इसको ट्रफ कहते थे, याद आया? खैर छोड़े, मतलब ये जो पीक वाले पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये मैक्सिमा वाले पॉइंट्स हैं तो बच्चों आप बिल्कुल सही हैं, आप बिल्कुल सही हैं। ये ए, सी एंड ई वाले जो पॉइंट्स हैं ना, इनको हम कहते हैं पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा, है ना बच्चों, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर आपको लग रहा होगा कि ये जो बी है और ये जो डी है ये मिनिमा वाले पॉइंट्स हैं, है ना बच्चों, तो यहाँ भी आप बिल्कुल सही हैं। बी एंड डी को हम कह सकते हैं पॉइंट्स ऑफ मिनिमा। इज इट क्लियर? तो बच्चों हम कह सकते हैं ना कि मैथ्स की दो माँ हैं, एक है छोटी माँ, एक है बड़ी माँ, मतलब मिनिमा एंड मैक्सिमा। अब देखते हैं कि कैसे ये सब मैक्सिमा है और कैसे ये सब मिनिमा है, ठीक है। तो बच्चों अगर हम आसपास के, मान लें कि ये कोई गांव है, तो ये वाला जो आदमी है ना, ये वाला, ये इस गांव का सबसे अमीर आदमी है, क्योंकि देखिए आप इधर भी आते हैं तो ये लोग गरीब होते जा रहे हैं, आप इधर भी आते हैं तो ये लोग गरीब होते जाते हैं। अब बात समझ रहे हैं? मतलब यहाँ पे वैल्यू सबसे मैक्सिमम है ना। अगर हम इस गांव की बात कर लें तो इस वाले आदमी की जो संपत्ति है वो देखिए सबसे ज़्यादा है। बच्चों इधर भी आते हैं तो इसकी संपत्ति कम हो गई, इधर भी आते हैं तो संपत्ति कम हो गई। अब बात समझ रहे हैं? तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो इंसान है वो अपने गांव का सबसे अमीर इंसान है। ठीक उसी तरीके से अगर हम इस गांव की बात करें तो ये वाला सबसे अमीर इंसान है, इस गांव की बात करें तो ये वाला सबसे अमीर इंसान है। अब बात समझ रहे हैं? ठीक है, क्योंकि जब हम इधर आएंगे तो लोग गरीब होते जा रहे हैं, इधर भी जाएंगे तो लोग गरीब होते जा रहे हैं। तो मैक्सिमा का मतलब क्या होता है? कुछ बड़ा। बात समझ रहे हैं? मैक्स का मतलब ही बड़ा होता है, मैक्सिमम से आया है मैक्सिमा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना कि मैक्सिमा वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे आसपास के रेस्पेक्ट में फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। आप बात समझ रहे? अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, है ना, अगर हम कुछ पॉइंट्स ले, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ढेर सारे पॉइंट्स हैं, फंक्शन की वैल्यू सबसे मैक्सिमम कहाँ है? तो बच्चों इस रीजन में देखें तो यहाँ है, इस रीजन में देखें तो यहाँ है, और इस रीजन में देखें तो फंक्शन की वैल्यू सबसे मैक्सिमम यहाँ पे है। मतलब हम इसको ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे तो हमको मिल जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक उसी तरीके से ये वाला जो आदमी है ना, ये अपने गांव का सबसे गरीब आदमी, आप ध्यान से देखें, इसकी संपत्ति सबसे कम है। देखा आपने? आप इधर भी जाएंगे तो देखें लोग अमीर होते जा रहे हैं, इधर भी जाएंगे तो लोग अमीर हो रहे हैं, संपत्ति बढ़ रही है, इधर भी जाएंगे तो लोग अमीर हो रहे हैं। तो ये बेचारा सबसे गरीब है ना, इसीलिए हम इसको कहते हैं ये मिनिमा है ना। ये अपने गांव का सबसे बड़ा आदमी, सबसे बड़ा आदमी, सबसे बड़ा, ये अपने गांव का सबसे छोटा आदमी, ये भी अपने गांव का बच्चों सबसे छोटा आदमी। तो ग्राफ जब ऐसे मुड़ेगा ना, ऐसे मुड़ेगा ऐसे, तो मैक्सिमा बनता है, और जब ग्राफ ऐसे मुड़ेगा तो मिनिमा बनता है। और ये बहुत सिंपल है देखना, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसमें ना कुछ टर्म्स आती हैं, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा, लेकिन हमारे फिजिक्स में इसकी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आप मैथमेटिक्स में देखेंगे। कहने का मतलब है कि ये अपने गांव का सबसे अमीर आदमी है, लेकिन पूरे शहर का अमीर आदमी थोड़े है, पूरे जिले का सबसे अमीर आदमी थोड़े है ये। तो इसको बोला जाएगा लोकल मैक्सिमा, लोकल, और इसको बोला जाएगा ग्लोबल मैक्सिमा। अगर आप पूरे ग्राफ को ध्यान से देखें, है ना, अगर यहाँ से यहाँ तक मान लें कि कोई जिला है, ये कोई डिस्ट्रिक्ट है, तो ये अपने जिले का सबसे अमीर आदमी, इससे अमीर कोई नहीं है, तो इसको बोला जाएगा ग्लोबल मैक्सिमा, और ये लोग लोकल मैक्सिमा है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से बताए तो पूरे जिले का सबसे गरीब आदमी कौन है? तो यही है ना। हाँ, ये अपने गांव का सबसे गरीब आदमी है, इससे तो बहुत अमीर है, इसकी संपत्ति और इसकी संपत्ति में आप देख रहे हैं कितना अंतर है। तो ये लोकल मिनिमा, अपने गांव का गरीब आदमी, लेकिन ये पूरे जिले का सबसे गरीब आदमी ग्लोबल मिनिमा। इज इट क्लियर? तो लोकल ग्लोबल हमको बहुत नहीं देखना है, बस हमको देखना है कि ये सारे पॉइंट्स मैक्सिमा, ये सारे पॉइंट्स मिनिमा। आगे बढ़े बच्चों, हम मैक्सिमा और मिनिमा के कंडीशंस का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके देखते हैं, ठीक है। आपको यहाँ दिख रहा होगा ग्राफ में कि ये वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और ये वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो मैंने एक मैक्सिमा और एक मिनिमा ड्रॉ किया है, ठीक है। अब बच्चों, ये मेरा आपसे सवाल है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो चाहे पॉइंट ऑफ मिनिमा हो, है ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो चाहे पॉइंट ऑफ मिनिमा हो, एक चीज़ है जो दोनों में सेम होती है, आप सोच के बताएं। हाँ ठीक है, मुझे पता है कि ग्राफ दोनों जगह मुड़ता है, ये मत बोलें,
कुछ और कंडीशन है जो दोनों में सेम है। ठीक है, तो अगर आपने सोच लिया हो तो सही है, नहीं सोचा हो तो देखें, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो चाहे पॉइंट ऑफ मिनिमा हो, दोनों जगह पे जो स्लोप होता है वो जीरो होता है। बच्चों अगर मुझको यहाँ स्लोप देखना होगा तो एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा मैं, और जो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा वो कुछ ऐसा आएगा, और यहाँ पे भी अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो वो कुछ इस तरीके का आएगा। इज इट क्लियर बच्चों? तो देखा आपने दोनों का स्लोप जीरो है, यानी पहला कंडीशन दोनों में सेम होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि एट मैक्सिमा चाहे मिनिमा, ठीक है बच्चों, स्लोप जो होगा वो जीरो होगा। और अभी अभी हमने देखा है, या लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में देखा था कि स्लोप का मतलब होता है dy बाई डी एक्स। क्लियर है? तो पहला कंडीशन लिखेंगे m जो कि dy बाई डी एक्स होता है वो जीरो होगा। बात समझ आई? तो ये कंडीशन दोनों के लिए होता है, तो इसमें भी लिखा जाएगा पहला कंडीशन वही होगा, m dy बाई डी एक्स जो होगा वो जीरो। बात समझ रहे हैं बच्चों? ठीक है, वेरी गुड। अब देखें, तो पहला कंडीशन तो दोनों में सेम है, लेकिन कुछ तो अंतर होना चाहिए ना पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और पॉइंट ऑफ मिनिमम में। ठीक है, देखते हैं वो अंतर क्या है। बच्चों एक काम करते हैं, ये वो जगह है, मतलब अगर हम बात करें ये x है और ये y है, तो ये x की वो वैल्यू है जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू सबसे मैक्सिमम है ना बच्चों, और ये x की वो वैल्यू है जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू सबसे मिनिमम है ना, फंक्शन इससे छोटा नहीं है। अब बात समझ रहे हैं? और यहाँ पे देखा जाए तो फंक्शन इससे बड़ा नहीं है। इज इट क्लियर? तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा पहले आते हैं, तो हम इस वाले पॉइंट पे देखते हैं। तो बच्चों जब हम इस वाले पॉइंट पे देखेंगे ना, तो जो हमको स्लोप मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा। जल्दी से बताएं तो ये स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो बच्चों लाइन देखें, ऐसे झुका हुआ है तो पॉजिटिव स्लोप, तो ये वाला जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। बात समझ रहे हैं? अच्छा, ये स्लोप बताए तो जीरो है नहीं, और अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, यहाँ पे देखें तो जो इसका स्लोप आएगा बच्चों, टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरीके का आएगा ना, तो इसका जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। अब ध्यान से देखें, लाइन ऐसे झुका हुआ है, ऐसे 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 जब लाइन रहता है तो स्लोप नेगेटिव होता है। इज इट क्लियर? अब देखें, मैक्सिमा है ना, यहीं पे ना मैक्सिमा था, तो बच्चों मैक्सिमा के आसपास जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो हमने ये देखा कि जस्ट बिफोर मैक्सिमा स्लोप पॉजिटिव। बात समझ रहे हैं? पॉजिटिव। अच्छा, तो पॉजिटिव है, फिर उसके बाद बच्चों क्या हुआ, घटते घटते जीरो हो गया, और फिर उसके बाद नेगेटिव हो गया। तो बच्चों कोई चीज़ पॉजिटिव है, फिर जीरो हो गई और फिर नेगेटिव हो गई, तो इसको हम बढ़ना कहते हैं कि घटना कहते हैं? अरे पॉजिटिव से जीरो हुआ और जीरो से नेगेटिव हो गया, तो इसको घटना कहा जाता है ना। हम कह सकते हैं कि जो स्लोप है वो डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव से जीरो हुआ, जीरो से नेगेटिव हो गया, स्लोप इज डिक्रीजिंग। तो पता है हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि अराउंड मैक्सिमा, दूसरे कंडीशन के लिए देखो बच्चों हम क्या लिखते हैं, अराउंड है ना मैक्सिमा, यानी मैक्सिमा के आसपास द स्लोप इज डिक्रीजिंग। और बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी चीज़ अगर डिक्रीजिंग हो तो उसका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होता है, याद है? देखा था हम लोगों ने, ठीक है? तो हम लिख सकते हैं कि स्लोप इज डिक्रीजिंग, इट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, कौन सी चीज डिक्रीजिंग है? स्लोप डिक्रीजिंग है, तो स्लोप का ही रेट ऑफ चेंज नेगेटिव आएगा। वेरी गुड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, जिसको बच्चों हम m से डिनोट करते हैं ना, विथ रेस्पेक्ट टू, अच्छा किसके रेस्पेक्ट में? तो x के रेस्पेक्ट में ही ना बच्चों, हम x में ही ना आगे बढ़ रहे हैं, तो पता चल रहा है कि स्लोप लगातार कम होता जा रहा है। अब बात समझ रहे हैं? तो हम लिख सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x विल बी नेगेटिव। इज इट क्लियर? और बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रेस्पेक्ट टू x को क्या हम dm बाई डी एक्स लिख सकते हैं? अरे भाई dy बाई डी एक्स का क्या मतलब होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है? तो dm बाई डी एक्स का क्या मतलब हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रेस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रेस्पेक्ट टू x। इज इट क्लियर? और ये कैसा होगा बच्चों? जल्दी बताएं, जल्दी बताइए कैसा होगा? तो ये होगा नेगेटिव। आई बात समझ में? ये होगा नेगेटिव। अब बच्चों m की जगह पे
क्या हम डी वाई बाई डी एक्स रख दें? चलिए रख के देखते हैं। तो डी बाई डी एक्स तो रहेगा ही, बस इस m की जगह पे हमने रख दिया डी वाई बाई डी एक्स, है ना। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, थोड़ा ध्यान से देखें तो ये y का डबल डेरिवेटिव है, मतलब y को एक बार डिफरेंशिएट किया गया और जो हमको मिला उसको फिर हमने डिफरेंशिएट किया, तो ये तो डबल डिफरेंशिएशन आ गया। और डबल डिफरेंशिएशन को हम ऐसे लिखते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये होना चाहिए नेगेटिव। तो बच्चों मैक्सिमा का जो पहला कंडीशन है वो है कि डी वाई बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? डी वाई बाई डी एक्स कितना जल्दी बताएं? जीरो, क्योंकि स्लोप जीरो होता है। लेकिन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि स्लोप डिक्रीजिंग होता है, माने आसपास में देखा जाए तो स्लोप डिक्रीजिंग होता है। कुछ बात समझ आई? ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ बताए बच्चों, मान लो कि हम x में, अगर हम x की इस वैल्यू को देखें तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू सबसे मिनिमम है और ये मिनिमम वाला पॉइंट भी है। लेकिन अगर हम x से थोड़ा पहले आ जाएं, सॉरी मतलब हम मिनिमा से थोड़ा पहले आ जाएं, यहाँ आ जाएं, यहाँ आके अगर हम देखें तो यहाँ पे जो बच्चों स्लोप आएगा ना, वो ध्यान से देखो, वो नेगेटिव स्लोप आ रहा है। लाइन ऐसे झुका हुआ है तो इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव है बच्चों। इसका स्लोप जो है वो जीरो है। और आप मिनिमा के थोड़ा सा बाद जाके देखें, तो मिनिमा के बाद जाके देखेंगे ना तो जो स्लोप मिलेगा वो देखें वो पॉजिटिव मिल रहा है। अरे बच्चों लाइन ऐसे झुका है, स्लोप पॉजिटिव, कितनी बार बताऊं मैं? तो अब थोड़ा ध्यान से देखें, देखें यहाँ पे स्लोप नेगेटिव, मतलब नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद देखें, उसके बाद यहाँ पे देखें जीरो, तो ठीक है, नेगेटिव से हम गए जीरो और फिर जीरो से हम जा रहे हैं पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप तो पॉजिटिव है। तो बताएं कोई भी चीज़ पहले नेगेटिव थी, नेगेटिव फिर जीरो हुई फिर पॉजिटिव हुई, तो ये बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। नेगेटिव से जीरो होना बढ़ना कहलाता है और जीरो से पॉजिटिव में चले जाना बढ़ना ही कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि अराउंड मिनिमा के आसपास अगर हम देख, ये वाला पॉइंट मिनिमा था, मिनिमा के आसपास अगर हम x में आगे बढ़ते हैं ना बच्चों, तो क्या लिखेंगे आप बताएं? अराउंड मिनिमा, ठीक है। और यही सारी चीज हम छाप देंगे। अराउंड मिनिमा दी स्लोप इज क्या है? डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग? तो यहाँ तो इंक्रीजिंग है ना। अरे नेगेटिव से जीरो, जीरो से पॉजिटिव होना, इंक्रीजिंग होगा। तो हम लोग सब कुछ सेम लिखेंगे, बस इस डिक्रीजिंग की जगह पे हम लिखेंगे इंक्रीजिंग, ठीक है। अच्छा, इट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, है ना बच्चों, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स विल बी पॉजिटिव। अगर कोई चीज इंक्रीजिंग है तो उसका रेट पॉजिटिव आता है। तो यहाँ जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग है, तो स्लोप के चेंज करने का जो रेट होगा वो पॉजिटिव होगा। तो लिखेंगे इट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स विल बी पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रेस्पेक्ट टू एक्स विल बी क्या बच्चों? पॉजिटिव। और इसको क्या हम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? याद रखोगे इसको? देखो ये जो मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट है ना, ये इस्तेमाल करके हम फिजिक्स के क्वेश्चंस को एक अलग ही लेवल पर लेके जा सकते हैं और हम देखेंगे पढ़ते समय, और आज कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो जिन लोगों का भी ये कॉन्सेप्ट गड़बड़ होता है ना, एक लेवल पे आके वो अटक जाते हैं, आप समझ रहे हैं, उससे वो आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो एक बहुत बड़ी जंजीर है जिसको तोड़ना जरूरी है, ठीक है। और ये बहुत सिंपल बात है, हम कई सारे क्वेश्चंस करेंगे इनसे रिलेटेड, ताकि मैक्सिमा और मिनिमा का जो डर है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स में होता है वो खत्म हो जाए, है ना बच्चों। तो चलिए एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। बताएं, मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो चाहे पॉइंट ऑफ मिनिमा हो, वहाँ पे स्लोप तो जीरो होगा, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा। बात समझ आई? ठीक है। अच्छा, मैक्सिमा पे जो डबल डेरिवेटिव होता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वो नेगेटिव होता है, याद रखें, मैक्सिमा पे नेगेटिव होता है और मिनिमा पे पॉजिटिव होता है। इज इट क्लियर? तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा ये। अगर मान लें कि क्लियर नहीं होगा तो एक बार फिर से पीछे जाके एक बार फिर से इन सारी चीज़ों को शुरू से देख लेंगे, है ना। लेकिन मुझे जैसा लग रहा है कि ये क्लियर हो गया होगा आपका। तो क्या अब हम आगे बढ़ें, कुछ क्वेश्चंस करें इनसे रिलेटेड? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन कहता है कि फॉर अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x माइनस 5, ठीक है। फाइंड दी वैल्यूज ऑफ x
एट विच मैक्सिमा एंड मिनिमा एग्जिस्ट्स। ठीक है, यानी आपको x की वो वैल्यूज बतानी है जिस वैल्यू पे अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो मैक्सिमा या फिर मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। और बच्चों हम जानते हैं कि जहाँ कहीं भी मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करता है वहाँ पे ये जो कर्व होता है वो मुड़ता है। अगर कर्व ऐसे मुड़ रहा है तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, ऐसे मुड़ रहा है तो मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? लेकिन बच्चों हमको इसका ग्राफ बनाने तो आता नहीं है, ये एक क्यूबिक फंक्शन है। अगर ग्राफ बनाने आता होता तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते और बता देते कि कहाँ कहाँ ये मुड़ रहा है ना बच्चों? ये भी बता देते कहाँ मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। इज इट क्लियर? तो ग्राफ बनाने नहीं आता है तो फिर हम क्या करें? तो बच्चों हम मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो कहता है कि मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो वहाँ पे स्लोप 0 होता है, और स्लोप का मतलब होता है dy/dx। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, है ना बच्चों? मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, दोनों जगह पे जो स्लोप होता है यानी कि dy जो dx होगा वो 0 होगा। क्लियर है? चलिए dy/dx निकालते हैं, हमको y दिया हुआ है तो dy/dx जब हम करेंगे तो 1/3 पार्टिसिपेट नहीं करेगा और x³ का डिफरेंशिएशन 3x²। इज इट क्लियर? -5/2 पार्टिसिपेट नहीं करेगा और x² का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 6 पार्टिसिपेट नहीं करेगा और x का डिफरेंशिएशन 1, लिखने की जरूरत नहीं है, और -5 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट है ये, उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसको 0 से इक्वेट तो कराएं क्योंकि dy/dx को आपको 0 करना है। समझ रहे हैं? चलिए 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो इससे आपको मिला x² - 5x + 6 = 0। यही है बच्चों हमारा dy/dx, है ना, और जिसको हमको 0 से इक्वेट कराना है। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। x² - 5x + 6 = 0, और ये वही घिसा पिटा इक्वेशन है जो लास्ट लेक्चर में हमको मिला था, जिसका हमको ग्राफ बनाने भी आता है। बात समझ रहे हैं? तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये होगा x² - 2x - 3x, -5x को स्प्लिट करेंगे आप, +6 = 0। इसमें से आप x को कॉमन लेंगे तो x - 2 -3 को कॉमन लेंगे x - 2 = 0। दोनों में से आप x - 2 को कॉमन ले लें तो इसमें बचता है x और इसमें बचता है -3 = 0। एक बार आप x - 2 = 0 करेंगे, है ना बच्चों, और एक बार आप x - 3 = 0 करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा, जब 2 उधर जाएगा तो यहाँ से आपको मिलेगा x = 2 और यहाँ से आपको मिलेगा x = 3। इसका मतलब हुआ कि आपसे कहता है कि x = 2 और 3 पे dy/dx 0 होगा। बात समझ रहे हैं? यानी 2 और 3 पे ही स्लोप 0 होगा। तो बच्चों जहाँ स्लोप 0 होता है वहीं पे मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि x = 2 पे और x = 3 पे मैक्सिमा या फिर मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कहाँ मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा और कहाँ मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, ये कैसे पता करें? बात समझ रहे हैं? हो सकता है कि यहाँ मैक्सिमा एग्जिस्ट करता हो, यहाँ मिनिमा एग्जिस्ट करता हो सकता है यहाँ मिनिमा एग्जिस्ट करता हो, यहाँ मैक्सिमा, हो सकता है दोनों जगह पे मैक्सिमा, हो सकता है दोनों जगह पे मिनिमा, हमको क्या पता? तो बच्चों एग्जैक्टली मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा कि मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, ये जानने के लिए हम d2y/dx² निकालते हैं। आपको याद है, अभी देखा था हम लोगों ने। तो चलिए d2y/dx² निकालते हैं, है ना। तो d2y/dx², अब dy/dx बच्चों यही ना है, यही तो है dy/dx। इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन है ये। तो बच्चों x² का डिफरेंशिएशन 2x आएगा, और माइनस है तो माइनस लिखे, 5 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, +6 का डिफरेंशिएशन 0 वो भी नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके से हमको मिल गया d2y/dx²। इज इट क्लियर बच्चों? अब एक काम करते हैं, हम चेक करते हैं एट x = 2 पे, ठीक है, कि d2y/dx² पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। क्योंकि अभी अभी हमने देखा था कि अगर d2y/dx² नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, और d2y/dx² अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमा एग्जिस्ट करता है। चेक करें। चलिए, तो एट x = 2 जो हमारा d2y/dx² होगा वो निकालने के लिए यहाँ 2 रखना पड़ेगा ना। तो 2 × 2 - 5, और बच्चों जो आंसर है वो नेगेटिव आ गया। ये वाली जो चीज़ है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव d2y/dx² का क्या मतलब हुआ? क्या एग्जिस्ट करेगा? मैक्सिमा। तो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा मैक्सिमा, है ना बच्चों। अब हम देखेंगे एट x = 3 पे,
इज इट क्लियर? x इज इक्वल टू 3 पे तो d2y बाई dx स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो x की जगह पे 3 डालेंगे तो 2 इंटू 3 माइनस 5 और बच्चों 6 माइनस 5 आंसर +1 आया। ये वाली जो चीज़ है वो पॉजिटिव है और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के पॉजिटिव होने का मतलब हुआ कि यहाँ एग्जिस्ट करेगा मिनिमा। इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है, तो आपको ग्राफ ड्रॉ करने तो नहीं आता है, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये मोटा मोटी ग्राफ होगा कैसा। इसका जो ग्राफ होगा ना बच्चों वो कुछ इस तरीके का होगा, इस तरीके का, आप समझ रहे हैं, इस तरीके का। अब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कौन कौन से पॉइंट्स होंगे ये तो हमको नहीं पता है ना। अच्छा रुकिए, थोड़ा और ढंग से बनाते हैं इसको और उधर लेके जाते हैं, ठीक है। एक काम करते पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा बच्चों ग्राफ दो जगह पे मुड़ा है, तो जाहिर सी बात है ये वाली जगह 2 होगी और ये वाली जगह 3 होगी, क्योंकि 2 पे मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिए 2 पे मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है और 3 पे मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, तो मोटा मोटी ग्राफ शकल से ऐसा ही दिखना चाहिए। अब एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट कौन होगा, ये वाला पॉइंट कौन होगा, ये वाला पॉइंट कौन होगा, ये तो हमको नहीं पता। इसके लिए हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल काम है, आप समझ रहे हैं। लेकिन मोटा मोटी ये तो पता चल गया ना कि ग्राफ इधर से आएगा, है ना, वो 2 जगह मुड़ेगा, क्योंकि 2 जगह में मुड़ रहा है, ये 2 जगह मैक्सिमा या फिर मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। तो एक जगह यहाँ मुड़ा, एक जगह यहाँ मुड़ा, 3 पे मिनिमा, 2 पे मैक्सिमा, है ना। तो ओवरऑल मतलब मोटा मोटी हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया कि इसी टाइप का आना चाहिए। तो ये कुछ क्लियर हुआ बच्चों? सही है। तो एक बार अगर आपको एक बार में नहीं समझ आया होगा, पीछे से जाएंगे, फिर से इसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। भले आप 2x स्पीड में देख लेंगे, 1.5x स्पीड में देख लेंगे, लेकिन नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देख लेंगे। बहुत सिंपल चीज़ है ये, ठीक है। आगे बढ़ें बच्चों। ये क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, इज मैक्सिमम और मिनिमम। ऑल्सो फाइंड द कंडीशन फॉर विच इट्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इज डिफाइंड। बच्चों हमको ये पता करना है कि x की किस वैल्यू पे, ठीक है, इसकी वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी नहीं तो मिनिमम होगी। यानी हमको वही मैक्सिमा या फिर मिनिमा फाइंड आउट करना है इस सिचुएशन के लिए। बात समझ रहे हैं बच्चों? क्योंकि जहाँ कहीं भी y की वैल्यू मैक्सिमम होती है तो वो कुछ इस तरीके से बनता है। अरे यहीं पे तो है y की वैल्यू मैक्सिमम, इसके ऊपर आपको y थोड़े मिलेगा, है ना बच्चों। क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ग्राफ पैराबोला बनता है। या फिर अगर कहीं y की वैल्यू मिनिमम हो रही हो, y की अगर मिनिमम वैल्यू डिफाइंड हो रही हो, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये रहा y की मिनिमम वैल्यू, है ना बच्चों। तो यही बताना है कि x की किस वैल्यू पे ये होता है। तो ये तो हम जानते ही हैं कि जहाँ कहीं भी मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करता है ना, इस पैराबोला के केस में, क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ के केस में, ये वाली जगह होती है -b/2a। बहुत पहले ही हमने देख लिया था, यानी हमको यही प्रूव कर लेना है कि x इज इक्वल्स टू -b/2a पे, ठीक है, या तो इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी नहीं तो मिनिमम होगी, है ना। चलिए देखते हैं, लिखते हैं हम फॉर y टू बी मिनिमम। अगर आप चाहते हैं कि y मिनिमम हो और मैक्सिमम, है ना बच्चों, y मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो, स्लोप तो 0 ही होगा ना, यानी कि dy/dx जो होगा वो तो 0 ही होगा ना बच्चों। तो ये ना हम फिजिक्स में खूब करते हैं, किसी भी चीज़ को मैक्सिमाइज करना हो चाहे मिनिमाइज करना हो तो उसको डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करा देते हैं। आप समझ रहे हैं, ये खूब करेंगे आगे चल के, आप घबराएं नहीं, ठीक है। चलिए तो dy/dx निकालें। तो बच्चों इसको डिफरेंशिएट करना है। अरे dy/dx के लिए आपको y दिया है, dy/dx निकालना है, तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। y का डिफरेंशिएशन dy/dx और इसका डिफरेंशिएशन, तो a पार्टिसिपेट नहीं करेगा और 2 नीचे आएगा, है ना बच्चों। a पार्टिसिपेट नहीं करेगा और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हमको पता है, प्लस दे दे b कांस्टेंट है, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, और c का डिफरेंशिएशन 0 उसको भी नहीं लिखेंगे। अब इसको हम इक्वेट कराएंगे 0 से, dy/dx को 0 से इक्वेट कराना था। अब यहाँ से आप x निकाल लें, b उधर जाएगा तो बच्चों -b और 2a नीचे आएगा, तो आ गया। प्रूफ हो गया कि नहीं बच्चों, हो गया कि नहीं प्रूफ कि x इज इक्वल्स टू -b/2a पे ही dy/dx 0 होगा।
यानी x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे ही या तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा नहीं तो मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, और x की सिर्फ एक वैल्यू मिली है। इसका मतलब ये जो ग्राफ होगा वो सिर्फ एक ही बार मुड़ेगा, 2 बार नहीं मुड़ेगा। पिछली बार 2 बार मुड़ गया था ना, अभी एक ही बार मुड़ेगा। और सही बात है, हम जानते भी हैं कि या तो ग्राफ ऐसा बनता है नहीं तो ऐसा बनता है, और इन दोनों सिचुएशन में ग्राफ एक ही जगह मुड़ रहा है। कुछ समझ में आया आपको? तो आगे बढ़े। अब कहता है कि थोड़ा ये भी कंडीशन फाइंड आउट करो, ये भी कंडीशन थोड़ा फाइंड आउट करो कि कब मैक्सिमा होगा और कब मिनिमा होगा। तो इसके लिए तो बच्चों d2y/dx² करना पड़ेगा ना। चलिए d2y/dx² करते हैं। तो d2y/dx² करने का मतलब हुआ कि इस चीज़ को हम एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। अरे dy/dx यही तो है, फिर से डिफरेंशिएट करें। तो बच्चों ये जो 2a है ना, ये जो 2a है वो तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, अरे इस चीज़ को x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहा है ना। x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर प्लस b का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल d2y/dx² हमको मिला 2a। अब बताएं कब मैक्सिमा कब मिनिमा। तो बच्चों ये वाली चीज़ d2y/dx² अगर पॉजिटिव हो जाए तो मिनिमा, नेगेटिव हो जाए तो मैक्सिमा। तो ये कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा? जब a पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, जब a नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव होगा, क्योंकि d2y/dx² a पर डिपेंड कर रहा है। अब बात समझ रहे हैं? तो हम लोग लिखेंगे इफ, है ना बच्चों, इफ और a इज पॉजिटिव, इसका मतलब हुआ कि a ग्रेटर देन 0। तो अगर a पॉजिटिव है देन d2y/dx² विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। अरे भाई ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS है ना। तो अगर इधर वाली साइड पॉजिटिव है तो उधर वाली साइड भी पॉजिटिव होगी। और जब ये पॉजिटिव होता है तो क्या डिफाइंड होता है? क्या डिफाइंड होता है बच्चों? सॉरी, मिनिमा। मिनिमा डिफाइंड होता है ना, मिनिमा विल बी डिफाइंड, है ना बच्चों, मिनिमा विल बी डिफाइंड। और उस केस में ग्राफ बनेगा कैसा बताएं? मतलब इस सिचुएशन में मिनिमा डिफाइन होने वाला है और ग्राफ बस एक ही जगह मुड़ने वाला है, तो ऐसा ही बनेगा ना बच्चों। देखा आपने, मिनिमा डिफाइंड हो गया और ग्राफ सिर्फ एक ही जगह मुड़ा, और जहां मुड़ा वो जगह -b/2a है। तो क्या ये प्रूफ हो गया कि क्यू a ग्रेटर देन 0 पे या a के पॉजिटिव होने पे अपवर्ड पैराबोला बनता था? हो गया प्रूफ। क्लियर है बच्चों? ताकि मिनिमा एग्जिस्ट कर सके, है ना। और चलिए अब हम अगला कंडीशन, इफ a नेगेटिव हो, यानी कि a जो हो वो लेस देन 0 हो। तो अगर ये चीज़ नेगेटिव है तो ये चीज़ भी नेगेटिव होगी। इसका मतलब d2y/dx² विल ऑल्सो भी नेगेटिव। और इस केस में क्या डिफाइंड होगा? अब d2y/dx² अगर नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा डिफाइंड होता है ना बच्चों। मैक्सिमा विल बी डिफाइंड, है ना। और मैक्सिमा कब डिफाइंड होगा? जब ग्राफ ऐसा बनेगा, मतलब एक बार मुड़ेगा जहां x की वैल्यू -b/2a है, जानते हैं हम, है ना। और इस तरीके से ताकि मैक्सिमा डिफाइन हो सके। तो इससे ये भी प्रूफ हो गया कि QA लेस देन 0 पे डाउनवर्ड पैराबोला बनता था ताकि मैक्सिमा डिफाइन हो सके। बात समझ आई? तो देख लें आप इसको एक बार फिर से, और अगर आप चाहें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन कहता है कि अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड u and its height at any time t is given by h is equals to ut minus half gt square। ठीक है, तो कहता है कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच द बॉल अटेन्स इट्स मैक्सिमम हाइट। ठीक है ना, एंड ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये दो चीजें आपसे पूछ रहा है, मैं आपको समझा देता हूं कि वो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ये कहता है कि एक बॉल है जिसको u वेलोसिटी से, u स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया। ठीक है, तो बच्चों इस सिचुएशन को हम कहते हैं t = 0। जो इनिशियल सिचुएशन होता है उसको हम t = 0 कहते हैं। और ये क्यों कहते हैं ये मैं आपको जब मोशन पढ़ा रहा हूँगा उस समय डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मान लेना इनिशियल सिचुएशन t = 0। अब थोड़ी देर के बाद यानी आफ्टर टाइम t, यानी t = t पे थोड़ी देर के बाद ये ऑब्वियसली थोड़ा ऊपर रहेगा, है ना बच्चों। तो मान लें कि ये पहुंच गया यहाँ पे, तो ये जो इसकी हाइट है ना, ये जो इसकी हाइट है, अगर ये हाइट आपको निकालनी है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। हालांकि जब हम मोशन पढ़ रहे होंगे तब हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये कहाँ से आता है।
लेकिन अभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि ये कहाँ से आया है, आप इतना समझ लें कि हाइट निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेंगे। इज इट क्लियर? क्वेश्चन पूछता है कि किस टाइम पे, यही पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच द बॉल अटेन्स इट्स मैक्सिमम हाइट, यानी किस टाइम पे हाइट मैक्सिमम होगा। अब बच्चों क्या है कि जैसे मान लो कि मैंने इस चौक को ऊपर फेंका तो देखा आपने हाइट बढ़ते 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 यहाँ मैक्सिमम हुआ था और फिर नीचे आने लगा था, तो वही बताना है कि कितना टाइम लगेगा इसको मैक्सिमम हाइट अटेन करने में। आई बात समझ में? तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता है जो इससे पहले हमने देखा था, जैसे y = ax² + bx + c। नहीं, और इसमें पूछा जाता था कि x की किस वैल्यू पे y मैक्सिमम होगा चाहे मिनिमम होगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम पूछ रहा है, मिनिमम नहीं पूछ रहा है ना बच्चों? ठीक है। अच्छा, आपको पता है क्यों यहाँ पे मैक्सिमम ही पूछ रहा है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो जो x² का कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। अरे बच्चों, इधर x है लेकिन यहाँ पे x की जगह पे t है ना, तो x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, और जब x² का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो मैक्सिमा डिफाइंड होता है ना। अरे यार, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा ना बच्चों इसका ग्राफ जब हम बनाएंगे तो। x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है जो भी है, तो इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। मिनिमम डिफाइंड होगा ही नहीं कि मिनिमम वैल्यू पूछे आपसे। आप बात समझ रहे हैं? खैर, तो क्या करते हैं बच्चों, आप बताएं जल्दी। अगर आपसे कोई पूछे कि x की किस वैल्यू पे y मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, तो यही करते हैं ना, dy/dx = 0। तो यहाँ भी वही करेंगे, लिखते हैं हम फॉर h to be मैक्सिमम। अगर आप चाहते हैं कि h मैक्सिमम हो जाए, है ना बच्चों, तो इसके लिए dh/dt को 0 होना पड़ेगा। अब यार यहाँ y था, इधर x था, तो हमने dy/dx लिखा, यहाँ पे h है इधर t है, तो हम dh/dt लिखेंगे। बात समझ आई? तो करिए dh/dt करिए और उसको 0 से इक्वेट कराते हैं। तो बच्चों ठीक है, यानी इस इक्वेशन को हमको डिफरेंशिएट करना है। dh/dt पहले चलिए हम निकाल लेते हैं ना। तो u तो कांस्टेंट है ना, अरे जिस स्पीड से आपने फेंका है वो स्पीड तो कांस्टेंट ही होगी ना। जैसे मान लें कि आपने 10 मीटर/सेकंड से फेंका है, तो ये 10 मीटर/सेकंड आपको वेरिएबल थोड़े नजर आ रहा है, ये तो कांस्टेंट है ना। अब बात समझ रहे हैं? तो चलिए u पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इनिशियल जो वेलोसिटी होगी वो तो कांस्टेंट होगी, तो u पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 होता है। अरे किसी का भी डिफरेंशिएशन उसी के रेस्पेक्ट में 1 होता है भाई, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, रहने देते हैं। -12g जो है कांस्टेंट है, पार्टिसिपेट नहीं करेगा। g 9.8 मीटर/सेकंड² कांस्टेंट है, नहीं करेगा पार्टिसिपेट, और t² का डिफरेंशिएशन 2t। अरे पावर नीचे आएगा, पावर में से 1 माइनस होगा। अब t² का t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, 2t ही आएगा, और इसको हम 0 से इक्वेट कराएंगे। बच्चों 2 से 2 कैंसिल हुआ है ना, और आपको मिला u - gt = 0। आप इस gt को उधर लेके जाएं तो u = gt, और g को नीचे लेके चले आए तो t = u/g। बात समझ आई बच्चों? तो हम कह सकते हैं, पता चल गया ना कि किस टाइम पे dh/dt 0 होगा, और जिस समय dh/dt 0 होगा उसी समय h मैक्सिमम होगा। तो हम कह सकते हैं कि at t = u/g h will be मैक्सिमम, है ना बच्चों? ठीक है। तो अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कहता है कि ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम हाइट, यानी आप बताएं कि मैक्सिमम हाइट होगा कितना। तो बच्चों हाइट मैक्सिमम आखिर होगा कब? जब t की जगह पे हम u/g रख देंगे। अरे यार, ये क्या कहना चाहता है? ये यही कहना चाहता है ना कि t = u/g पे h मैक्सिमम होगा। तो चलिए t की जगह पे u/g रख देते हैं, तो जो भी हमको h मिलेगा वो मैक्सिमम h होगा। तो h max = u, और t की जगह पे हमने u/g रखा। नहीं समझ आया? ठीक है, समझ आया होगा ना। माइनस है तो माइनस साइन दे, ½ g, और t की जगह पे u/g और उसका स्क्वायर कर ले। ठीक है बच्चों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो u × u² / g, ठीक है, -½ और बच्चों देखो यहाँ g है और नीचे में g का स्क्वायर है। कैसे? अरे u/g का होल स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, u²/g²। तो एक g से एक g कैंसिल हो जाएगा ना, तो नीचे में एक ही g बचेगा, लेकिन ऊपर में तो u² बचेगा ना। तो ये मिल रहा है हमको 1/2 u² / g। ठीक है, समझ रहे हैं आप? अब चलिए काम करते हैं, दोनों में से ना हम u² / g को कॉमन ले लेते, तो इसमें 1 बचेगा और इसमें ½ बचेगा। और बच्चों 1 - ½ ½ होता है,
यानी कि एच मैक्स हमको मिला, यहाँ से हाफ मिलने वाला है, ठीक है। तो 2 को आगे लेके चले आते हैं, तो यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। और क्या है ना बच्चों, जब हम मोशन पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे हम ये याद करेंगे कि मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लगता है वो u/g लगता है। और बिल्कुल आपको तो मन करे तो आप अभी से याद कर लें कि किसी भी पार्टिकल को ऊपर फेंकेंगे ना तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लगता है, इसको हम लोग टाइम ऑफ एसेंट भी कहते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे, टेंशन ना लें, वो u/g आता है। और जो मैक्सिमम हाइट होती है वो होती है u²/2g, ठीक है। तो आगे चल के याद करेंगे और प्रूफ भी करेंगे, इसको प्रूफ भी करेंगे लेकिन दूसरे तरीके से प्रूफ करेंगे। अच्छा हुआ, एक तरीके से हमने यहाँ प्रूफ कर लिया, एक तरीके से हम वहाँ प्रूफ कर लेंगे। क्लियर है बच्चों? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फिर। बच्चों ये क्वेश्चन कहता है कि एक रोड है जिसका जो विड्थ है यानी कि जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है, ठीक है। और 10 मीटर चौड़ा ही एक ट्रक भी है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस ट्रक ने पूरे रोड को छेक लिया है ना। थोड़ा सा भी जगह नहीं है किसी और के लिए, ठीक है। पूरा रोड छेक के बेचारा चल रहा है ये। लेकिन यहाँ पे एक आदमी खड़ा है वहाँ से 20 मीटर की दूरी पे, और ये जो ट्रक है वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। इसको इस रोड को क्रॉस करना है। तो सवाल यह है कि वो किस मिनिमम स्पीड से दौड़े ताकि वो एक्सीडेंट को अवॉइड कर सके। अब बच्चों बहुत धीरे धीरे चलने लगेगा, मान लो कि कछुए की रफ्तार से चलने लगेगा, धीरे 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 ठोका जाएगा बेचारा, रास्ते में लटक जाएगा, है ना। लेकिन अगर बहुत तेजी से दौड़ेगा तो हो सकता है पार कर सके। तो वही पता करना है कि कम से कम ये किस स्पीड से दौड़े कि इस रोड को पार कर ले। और मुझे लग रहा है कि आपके पास थोड़ा बहुत भी दिमाग होगा तो अब तक तो आंसर भी आ गया होगा कि 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। बच्चों बताओ, जल्दी बताओ कितना आंसर आया इसका, ठीक है। तो आया कुछ, ठीक है, देखें। चलिए, तो बच्चों आपने ये सोचा होगा कि ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो यहाँ तक आने में इसको 2 सेकंड लगेगा। अरे 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 20 मीटर चलने में 2 सेकंड ही लगेगा ना। 10 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हो गया, हर सेकंड 10 मीटर चलेगा, तो 2 सेकंड में 20 मीटर। इसका मतलब इसके पास 2 सेकंड का समय इसको पार करने के लिए, है ना बच्चों। अब ये रोड जो है वो 10 मीटर चौड़ा है ना। तो देख लेते हैं ना, मान लें कि इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी मतलब इसकी स्पीड हम v मान लेते हैं। हमको ये डिस्टेंस पता है 10 मीटर और हमको टाइम भी पता है कि 2 सेकंड समय है इस बेचारे के पास। तो बताएं तो v इज इक्वल्स टू कितना होगा, जल्दी बोले। तो v इज इक्वल्स टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, सॉरी स्पीड निकालना है ना, तो हाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस की जगह पे 10 मीटर और टाइम की जगह पे 2 सेकेंड, तो आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? ये आपका भी आया होगा मे बी, है ना। लेकिन बच्चों ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है, ठीक है। और मैं सही बताऊं तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें हमने अब तक जितने भी डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट्स पढ़े ना, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं, जिसमें चेन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल ये सब पढ़ा था, और डिफरेंशिएशन का यूज भी जो पढ़ा है उसमें से लगभग 70 to 80% कॉन्सेप्ट सिर्फ अकेले इस क्वेश्चन में यूज हो जाएगा। तो देखने में बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन लग रहा है ना, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे प्रॉपरली तब आपको पता चलेगा कि ये कितना टफ क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ और इसके सोल्यूशन के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो डाल दूंगा। और जब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम देखेंगे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन हुआ खत्म, ठीक है बच्चों। मिले फिर नेक्स्ट लेक्चर में, चलिए थैंक यू।